अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की प्रेवलेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी रेशो 5% तक है और दिन ब दिन इसकी प्रेवलेंस इन्हांस होती जा रही है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसीब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं नूर फाउंडेशन की। आइए इनसे जानते हैं थैलेसीमिया क्या है, इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर वर्दा, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाइए? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि थैलेसीमिया होता क्या है। जी श्योर। थैलेसीमिया जो है ये एक ब्लड का डिसऑर्डर है जो कि मौरूसी तौर पे पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। अब होता ये है बेसिकली कि थैलेसीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है थैलेसीमिया माइनर और एक है थैलेसीमिया मेजर। ये इस बेस पे होती हैं कि हमारी बॉडी में दो जीन्स होते हैं जो कि ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर तो एक जीन डिफेक्टिव हो, एक जीन नॉर्मल हो, तो हम उसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। ये टोटली कंपैटिबल विद लाइफ होता है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं आता पेशेंट में। वो सिर्फ एक कैरियर होता है, वो खुद अफेक्टेड पेशेंट नहीं होता। लेकिन अगर दोनों जीन्स डिफेक्टिव हों तो फिर वो हम उसे मेजर कहते हैं, थैलेसीमिया मेजर, और वो कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होता। और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि वो 2 महीने के या 3 महीने के होते हैं। और उसके बाद थ्रू आउट लाइफ, जब तक उनकी ज़िंदगी है, उनकी जो सारी डिपेंडेंस है वो बाहर से हेल्दी डोनर्स के ब्लड पे ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर ही उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है। तो होता असल में ऐसे है कि क्योंकि थैलेसीमिया माइनर में कोई सिम्टम नहीं आते तो किसी को पता नहीं होता कि वो थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। तो जब दो इंडिविजुअल्स की शादी हो और अगर वो दोनों कैरियर हों या थैलेसीमिया माइनर हों, तो जो उनके बच्चे हैं उनमें 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर भी आ सकता है। तो क्योंकि थैलेसीमिया माइनर जो है वो एक साइलेंट चीज़ है और कैरियर है, तो इस वजह से इसका फ़िलहाल जो है वो लोगों की जब तक टेस्टिंग नहीं होती उन्हें पता नहीं होता। तो इस वजह से ये इसको अभी तक हम रोक नहीं पा रहे। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बात की कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो फिर किस तरह हमें पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है? ठीक है, एक्चुअली जो थैलेसीमिया माइनर है उसका तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलता जब तक कि उनके बच्चों में मेजर ना आए। क्योंकि जब तक एक टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब तक वो टेस्ट नहीं होता तब तक नहीं पता चल सकता कि ये कैरियर है या मेजर है या क्या है। अब लोगों को तब पता चलता है हमारे पाकिस्तान में जब बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होता है। जब थैलेसीमिया मेजर होता है तो वो दूसरे महीने से ही उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाती हैं। फिर जब उनको देखा जाए, उनके टेस्ट किए जाएँ तो पता लगता है कि इसको तो थैलेसीमिया मेजर है। फिर जब उनके पेरेंट्स की टेस्टिंग होती है तो पता लगता है कि वो भी कैरियर थे। तो लेकिन ये अगर कैरियर पहले पता चल जाए, शादी से पहले पता चल जाए कि वो कैरियर हैं या नहीं, तो फिर इस चीज़ को रोका जा सकता है। इसके लिए काफ़ी बार जो है वो असेंबली में बिल भी पास करने के लिए गए हुए हैं और काफ़ी सजेशंस दी गई हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस पे काम नहीं हुआ जा सका। लेकिन इसकी प्रिवेंशन का एक ही तरीका है, मैं साथ में वो भी बता दूं आपको। वो यही है कि शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट किया जाए, जिसके अंदर कैरियर स्टेटस का पता लग जाए, ताकि दो कैरियर जो हैं वो उनकी शादी को रोका जा सके और उन्हें बताया जा सके कि क्या आगे जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर दो ऐसे कैरियर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो उसके बाद भी जो है वो हमारे पास ऐसे टेस्टिंग है कि प्रेगनेंसी के 11th वीक में या 12th वीक में जो अभी हामला खातून है उसके अंदर से बच्चे का टेस्ट हो सकता है और उससे पता चल सकता है कि इस बच्चे के अंदर कैरियर स्टेटस है, ये थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होगा या ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होगा, और उसके बाद भी अकॉर्डिंगली उसे एडवाइस किया जा सकता है। अब असल में इशू जो है वो हमारे पास अवेयरनेस का है, क्योंकि लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है और जब बताया जाता है तो भी इतना ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है थैलेसीमिया की रेशो का दिन ब दिन बढ़ने की। जी बिल्कुल ऐसी है।
अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर जो है वो टेस्ट कितना ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक होता है उससे पहले कि जैसे यहाँ पे शादी होने वाली है उससे ही बिल्कुल थोड़ी देर पहले जो है वो करा सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग हैं, ठीक है, कि लाइक 20+ में किसी भी वक्त में शादी हो सकती है, तो कौन सा आइडियल टाइम होता है टेस्ट कराने का? इस टेस्ट के लिए कोई भी आइडियल टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। शुरू बचपन से लेके जब तक बंदे की ज़िंदगी है तब तक इस टेस्ट का रिज़ल्ट सेम रहना है। कैरियर स्टेटस है, अगर तो बंदा कैरियर है तो उसका कैरियर ही आएगा थ्रू आउट लाइफ। अगर वो मेजर है तो वो मेजर ही आएगा, अगर वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही आएगा। तो टेस्टिंग मेरे ख्याल में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जिस बंदे को भी पता लगता है इस टेस्ट के बारे में और इस डिज़ीज़ के बारे में, उसको उसी टाइम टेस्ट करवा लेना चाहिए। बल्कि इस सिलसिले में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम। उधर ये कि गंगाराम हॉस्पिटल में उनका सेंटर है और वहाँ पे फ्री टेस्टिंग होती है। ज़बरदस्त जी, आप जो है वो आप फौरी तौर पर टेस्ट करा सकते हैं, ये तो बड़ी अच्छी सहूलत है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, इस चीज़ पे जोर दूंगा कि लोगों को टेस्ट करवाने चाहिए। इवन ऐसा होता है कि जिस एक फैमिली में अगर थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस हो तो उनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको थैलेसीमिया मेजर है, तो उसके पेरेंट्स की तो होगी ही होगी, उसके अलावा उसके मामू की, उसके मामू के बच्चों की, उसकी खाला की, खाला के बच्चों की, चाचू की, चाचू के बच्चों की, और फूफी की, मतलब एक पूरी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग होनी चाहिए दोनों पेरेंट्स की साइड पे, ताकि कैरियर स्टेटस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरियर स्टेटस जो है वो थैलेसीमिक्स में ही होता है, उनकी फैमिलीज़ में होता है। तो जब हमें कैरियर्स को हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि कैरियर्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हमारे एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है वो ये है कि फियर बहुत होता है कि जी हम टेस्ट कराएंगे मे बी हम कैरियर ना आ जाएं। तो ये जो है इसके खौफ के लिहाज से आप क्या जो है हमारी ऑडियंस है उसको मैसेज देना चाहेंगे कि जो है वो इसका टेस्ट कितना ज़रूरी है, और अगर ये टेस्ट वक्त पे ना हो तो ये एक जनरेशन पे जैसे इफेक्ट डाल सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर वर्दा। मैं यही कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने टेस्ट करवाया है और खुदा न खास्ता अगर आपको पता लग गया कि आप कैरियर हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस चीज़ को आगे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर कैरियर की एक नॉर्मल इंडिविजुअल से शादी हो जाए तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर का चांस 0% होगा। इसी तरह अगर आप कैरियर हैं तो आप अगर कैरियर से शादी करते हैं तो फिर तो 25% मेजर का चांस है थैलेसीमिया मेजर का। अब मैं इसी सिलसिले में इसी को मैं मतलब एक्सटेंड करके आपको थैलेसीमिया मेजर के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो तो डॉक्टर साहिबा ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके शुरू में 1-2 महीने तो मैटरनल ब्लड जो है वो बच्चे के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि आरबीसीज की लाइफ 120 डेज़ है और 120 डेज़ के बाद वो ब्लड ने डिस्ट्रॉय हो जाना है और बच्चे की अपनी मशीनरी जो है वो टेक ओवर करती है ब्लड बनाने के प्रोसेस को। अब जब बच्चे की अपनी मशीनरी टेक ओवर करती है, अब बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है अगर, तो वो ब्लड नहीं बना सकेगी और दूसरे महीने से बच्चा जो है वो जर्द रंग होना शुरू हो जाएगा, उसको बुखार होने लग जाएगा और वो बिल्कुल फीड नहीं लेगा। वो फिर जब जाके डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे तो पता लगेगा जी इसे अनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। फिर फर्दर उसकी टेस्टिंग होगी कि जी क्यों है अनीमिया, तो पता लगेगा जी थैलेसीमिया मेजर है। अब वहाँ से उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तब से लेके जब तक वो बच्चे की ज़िंदगी है तब तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है, लंबा और थोड़ा सा पेनफुल, जैसे बच्चा है ऑब्वियसली बहुत शदीद पेनफुल। बल्कि बच्चों की तो वैसे ही वेन्स जो है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो थैलेसीमिक्स हैं इनमें तो वैसे ही एक तो मेल न्यूट्रिशन होती है, उसके अलावा जो है इनकी वेन्स बारीक होती हैं, खून की कमी होती है, डिहाइड्रेटेड होते हैं बच्चे, तो इनके अंदर तो वेन्स ढूंढना और भी मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात सेकंड प्रिक थर्ड प्रिक पे जाके इनकी वेन्स मिल रही होती हैं। तो बहरहाल एक और बड़ा पूरे दिन का एक प्रोसेस है। मतलब एक बच्चे आते हैं, उनको पहले उनकी सीबीसी होती है, फिर उनका सैंपल लेके क्रॉस मैचिंग होती है, फिर क्रॉस मैचिंग के बाद जो है वो ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर का जो स्टोरेज है वो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हमने ट्रांसफ्यूज़ करना है तो वो जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आता तब तक ट्रांसफ्यूजन नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि उससे फीवर होने का चांस होता है या दूसरे रिएक्शंस होने का चांस होता है। तो ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर होते हुए और फिर ट्रांसफ्यूजन 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करते करते वो पूरा दिन लग जाता है। बच्चा सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5-6 बजे फ्री होता है,
और ये हर दूसरे हफ्ते 10वें दिन पेरेंट्स को आना पड़ता है। कि बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है इस बिल्कुल वजह ऐसे से। ही है। और जिन पेरेंट्स के मैं काफ़ी पेरेंट्स को ऐसे देखा है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़ाहिर है जिनको पता है कि हमने हर दूसरे हफ्ते या हर 10वें दिन जाके ट्रांसफ्यूजन करवानी है, और बाज़ ब्लड अरेंज करने में भी मसला मसाइल होते हैं, ख़ासतौर पर जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं, जैसे AB नेगेटिव हो गया, B नेगेटिव हो गया, ये तो इतने रेयरली मिलते हैं कि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि हमने कहाँ से अरेंज करना है। पता नहीं। अब हमारी फाउंडेशन जो है, हम लोग ब्लड अरेंज करने के लिए कैंप्स करते हैं। बाज़ औक़ात जैसे अब आजकल गर्मियाँ हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ हैं, तो आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है ब्लड अरेंज करने में। तो अब इन सूरत हाल में जब पेरेंट्स को पता लगता है कि जी B नेगेटिव या AB नेगेटिव अरेंज करना है, तो उनके लिए तो यही एक बहुत बड़ी बात होती है। वो आज ट्रांसफ्यूजन करवा के जाएंगे, वो अगले 10 दिन यही सोचेंगे कि हमने अरेंज कहाँ से करना है ब्लड। कि बच्चे का सर्वाइवल जो है उसके बारे में सोचना। अच्छा, तो इस लिहाज से आप जो है वो हम प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका हमारी सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आप जो है वो हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए ब्लड देना, और ऑब्वियसली थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह पॉसिबल है। जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने अभी डॉक्टर साहिबा से बात यही कर रहा था कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको तो हर वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद उनको ब्लड लगना ही लगना है। चाहे ईद है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, जो मर्ज़ी है, छुट्टियां हैं, कोविड है, जैसे मर्ज़ी है, उनको ब्लड लगना ही लगना है। अगर एक हेल्दी बंदा अपना ब्लड डोनेट नहीं करता, तो जो अनहेल्दी लोग हैं या जिनकी ज़िंदगी ही खून के ऊपर मुनहसर है, वो बेचारे क्या करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब अपना ब्लड डोनेट लाजमी करें। ख़ासतौर पर जो हेल्दी लोग हैं वो लाजमी अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जिन लोगों की ज़िंदगी ही खून के ऊपर चल रही है उनकी इंसानियत की खिदमत इस तरह से की जा सके। क्योंकि मेरे ख़्याल में जिस तरह हम पैसे की ज़कात निकालते हैं, इस तरह ब्लड डोनेट करना जिस्म की ज़कात है। तो ये मेरे ख़्याल में हर तीसरे चौथे महीने के बाद, 3 महीने के बाद बंदा ब्लड दे सकता है। 3 से 4 महीने के बाद हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को ब्लड देना चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर साहब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जब बार बार उसे दी जाती हैं तो उसके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि जब भी खून टूटता है तो उसके अंदर से आयरन निकलता है, और आयरन जिस्म में जाके स्टोर हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आयरन के लेवल को कम करके एक नॉर्मल रेंज की तरफ लेके आया जा सके, क्योंकि अगर आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो हार्ट बीट करना अचानक बंद कर सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। बाकी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हम इस सिलसिले में डिफरेंट मेडिसिन्स भी देते हैं बच्चों को, जिसके अंदर ओरल मेडिसिन्स भी होती हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, ताकि बच्चे का आयरन लेवल एक नॉर्मल लिमिट में रखा जा सके। और बाकी कैंपिंग के थ्रू जो है वो ब्लड इकट्ठा करते हैं। उसके अंदर डोनर्स के लिए भी फ़ायदा होता है कि उनके डिफरेंट टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं डिजीज़, ये डिफरेंट टेस्ट डोनर्स के भी हो जाते हैं। और हमारी फाउंडेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कुछ कर रही है। एक बार की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तकरीबन 6 to 7,000 जो है वो कॉस्ट आती है। और इसके अलावा आयरन चिलेशन थेरेपी वगैरह मिला के एक बच्चे पे तकरीबन 30 to 35,000 जो है वो एक बच्चे का एक्सपेंस आता है पर मंथ। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट डोनर्स की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखने के लिए आप सबसे अपील है कि आप लोग डोनेशंस दें, ब्लड डोनेशंस दें ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। डॉक्टर हसीब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त बताया कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें, ब्लड जो है वो दें, डोनेट करें। और उसके अलावा थैलेसीमिया से बचने के लिए बेहतरीन प्रिवेंटिव मेजर ये है कि इसका जो है वो पहले टेस्ट करा लिया जाए। हमें इस फियर को अपने अंदर से निकालना होगा कि अगर हमारा टेस्ट, देखें आपके साथ एक जनरेशन जो है वो जुड़ी हुई है, तो अगर आपको वक्त पे पता लग जाएगा
रहेगा तो हम अपनी सेफ सोसाइटी फ्रॉम थैलेसीमिया जो है उसे बना सकते हैं। सो अगर आपको भी डाउट है या आपको भी लगता है कि आपको जो है वो थैलेसीमिया के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप फौरी तौर पे अपने करीबी जो है उधर लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद डॉक्टर से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।